फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। और जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन लिया है और कह सकते हैं सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चनों में से एक लिया है। प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस छोटा r कैन बी इंस्क्राइब्ड एज 6√3r। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, उसके अंदर एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस r है। तो उस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 6√3r आपको प्रूव करना है। और वो पेरीमीटर भी कैसा होना चाहिए? लीस्ट होना चाहिए, मतलब मिनिमम प्रूव करना है। एक ईमानदारी से बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार अपने हाथ से नहीं निकाला हुआ तो बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर पाना बहुत मुश्किल है। आप देखो वीडियो ही कितना लंबा हो गया है। अगर आपको स्टेप्स एकदम रटे भी होंगे ना, तब भी इस क्वेश्चन को करने में तकरीबन आप 15 से 20 मिनट ले लोगे। और सोचो अगर आपने सोच के कुछ करा या आपको स्टेप याद ही नहीं है तो ये इम्पॉसिबल है क्वेश्चन कर पाना। और ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एक एक कंसेप्ट मैं इसमें सिखाऊंगा। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको एक बार अगर पूरा वीडियो देख लिया फिर आपको कुछ और देखने का या समझने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल बेसिक स्टेप के साथ और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। तो ढंग से वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो चलो फिगर तो मैंने आपके लिए बना दिया है। उस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए, बी और सी। और कुछ गिवन में लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है, फिर कौन कौन से एजम्पशंस लेने, और उस गिवन से हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो आप कह सकते हो कि ए बी बराबर ए सी। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड तो बराबर होंगी, ए बी बराबर ए सी। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर है तो क्या उसके आमने सामने वाले एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कह सकते हैं ए बी साइड के अपोजिट एंगल कौन है? एंगल सी। और ए सी साइड के अपोजिट एंगल कौन है? एंगल बी। रीजन जरूर लिख लीजिएगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्लास 9th की है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। फिर कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस छोटा r। तो सर्कल इसका सेंटर मैंने O माना हुआ है, रेडियस ये आपको छोटा r दिया हुआ है। नाम भी डाल लेते हैं इसका, ये डालते हैं D, E और F, ठीक है। अब ये जो रेडियस है देखो ध्यान से, DEF पॉइंट पर टच कर रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो BC तो टेंजेंट है, AB भी टेंजेंट है और AC भी टेंजेंट है। सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो वो हमेशा राइट एंगल होगा। तो एक बात और पता चली कि ये दोनों एंगल 90, ये दोनों एंगल 90, ये दोनों एंगल 90। रीजन बता देता हूं। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल is perpendicular onto the tangent at the point of contact। मैंने शुरू में ही कहा था मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज ढंग से बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे आप? इसे आप लिखेंगे कि ये जो OD है, ये जो OD है ये परपेंडिकुलर है BC के। इसी तरह से ये जो OE है ये परपेंडिकुलर है AC के। और इसी तरह से ये जो OF है ये परपेंडिकुलर है AB के। और तीनों का रीजन एक ही है जो मैंने अभी बताया था। A line from the center of a circle is perpendicular onto the tangent at the point of contact। एक तो ये सारा काम है जो अपने को इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूफ करना है पेरीमीटर 6√3r है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक सर्कल इंस्क्राइब किया जाए और वो सर्कल उस ट्रायंगल की बाउंड्री को टच करता हो, तभी तो तीन टेंजेंट बने। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं लाइन BO को जोड़ूं, ध्यान से देखिएगा, AO को जोड़ूं और CO को जोड़ूं तो ये BO एंगल B का बाइसेक्टर हो जाएगा, AO एंगल A का बाइसेक्टर हो जाएगा और OC एंगल C का बाइसेक्टर हो जाएगा। ये फिर एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, अगर ऐसा है तो फिर ये AO, BO और CO
एंगल बाइसेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। तो मैंने क्या किया, देखो जरा, देखो मैंने एंगल बी और एंगल सी बराबर किए हुए हैं ना, तो मैंने क्या किया, इन दोनों एंगलों को लेट कर लिया, क्या कि लेट बी बराबर सी बराबर 2 थीटा। हाँ 2 थीटा, क्यों, उसका फायदा भी दिख जाएगा। देखो अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है, ये पूरा एंगल भी 2 थीटा है, तो ध्यान से देखो, मैंने बोला ना कि बीओ जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, ओसी एंगल सी का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल बराबर है, और ये पूरा एंगल थीटा था, तो पक्की बात है ये हो गया थीटा प्लस थीटा, ऐसे ये भी हो गया थीटा और थीटा, क्योंकि जब मैं सिंगल ट्राइंगल लूंगा तो उसमें सिंगल थीटा यूज करूंगा, इसलिए मैंने पूरे एंगल को 2 थीटा माना था, और क्योंकि जब मुझे बाइसेक्टर तो करना ही था, तो मैंने अब आधा एंगल लेना है और आधा एंगल थीटा की तरह यूज होगा, जो मैं आसानी से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, या क्वेश्चन में आपको स्टेप्स क्या चलने हैं, या ऐसे मानकर चलो कि अगर क्वेश्चन आप पहली बार सीख रहे हो और आपको लगता है कि सर अगर इस तरह का कोई और नया क्वेश्चन आया तो मैं पेपर में किस चीज पर ध्यान रखूं, तो देखो क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है ना, मतलब आपको पूरे ए बी की वैल्यू चाहिए, बी सी की वैल्यू चाहिए, ए सी की वैल्यू चाहिए। ये तो गारंटी है कि तीनों वैल्यू इतनी आसानी से तो मिलने वाली है नहीं, और ना ही डायरेक्ट मिलेंगी आपको, तो कुछ जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। लॉजिक ये है, BD की वैल्यू ढूंढी तो समझ लो BF की वैल्यू मिल गई, क्यों, BD और BF दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, वो भी पॉइंट बी से, तो उनका दूरी बराबर होगा। रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो BD बराबर BF, ये भी लिख लो इसके अंदर, BD बराबर BF, इसी तरह से CD बराबर CE, CD बराबर CE, इसी तरह से AF बराबर AE, AF बराबर AE। और इसके लिए रीजन क्या लिखोगे तीनों के लिए, इन तीनों का रीजन आएगा टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब सोचो अगर इन सारी लेंथ्स की मेरे पास वैल्यू आ गई, तो मेरे पास तो तीनों साइड की वैल्यू आ जाएगी, ऐड करके पेरीमीटर तो फाइंड करना है, जिसको लीस्ट प्रूव करेंगे वो तो हो जाएगा। अब दिक्कत है कि BD की या BF की इनकी वैल्यू मैं लेकर कैसे आऊं, तो उसके लिए जो मैंने थीटा लेट लिया है उससे मैं कुछ हेल्प लूंगा। उससे पहले मैं क्या करूं, देखो एंगल बी तो मुझे मिल गया, एंगल सी भी मिल गया, लेकिन दिक्कत है एंगल ए के बारे में तो कुछ मुझे पता ही नहीं है। तो देखो जरा ध्यान से, पूरा ट्राइंगल लो ABC, तो इन ट्राइंगल ABC और लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब एंगल ए, भाई बात तो वो है, एओ भी तो बाइसेक्टर ही है एंगल ए का, तो कंफर्म है कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है। इसमें से किसी एक एंगल को लेट ले लेते हैं, दोनों को लेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बी और सी मैंने लेट ले रखे हैं। देखो इसका फायदा भी पता चल जाएगा। अभी ए को कुछ मत लिखो, ए को ए रहने दो, बी 2 थीटा, सी 2 थीटा इज इक्वल टू 180, 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा, उधर ले जाओ, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस का 4 थीटा। आप कहोगे सर एंगल ए पूरा आ गया, लेकिन अपने को तो पता है ना कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो कह सकता हूं ये जो अकेला एंगल 1 है वो पूरे एंगल ए का आधा होगा। तो आपने कैसे लिखा, एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल ए, यही तो लॉजिक है। एंगल ए मैंने अभी पूरा निकाल लिया, एंगल 1 देखो कितना आ गया, हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए कितना है, ये 180 माइनस 4 थीटा, जरा 2 से डिवाइड करो, तो एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस का 2 थीटा। तो ये लीजिए, ये एंगल ए का वैल्यू आ गया मेरे पास 90 माइनस का 2 थीटा। वैसे मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट ही नहीं किया। मान लो अगर मैं रिप्रेजेंट कर भी देता और इसे एंगल 2 लिख देता तो क्या फर्क पड़ता, एंगल 1 एंगल 2 तो बराबर है, तो जो एंगल 1 का वैल्यू वो एंगल 2 का वैल्यू हो जाता। ठीक है, अब मेरा मेन काम है तीनों एंगल ABC के बारे में, अब मुझे कुछ ना कुछ तो नोन है। अब मैं चलता हूं इस थीटा को यूज करता हूं, और ये जो मैं साइड्स की बात कर रहा था जिसको हमें जोड़ना है पेरीमीटर निकालने के लिए, उनको फिर मैं निकालता हूं। अब सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल देखना है, एक राइट ट्राइंगल लेंगे BDO, इन ट्राइंगल BD और O। जरा ध्यान से देखना, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज,
जो एंगल थीटा हम लेट लेते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड क्या है, बेस। तो चेक करो, रेडियस दिया है ना क्वेश्चन में, तो वो तो परपेंडिकुलर है, और बीडी क्योंकि वो ट्राइंगल की साइड बनेगी तो वो हो गया बेस। तो हमें रिलेशनशिप क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। हमें इस बीओ का कुछ करना ही नहीं है, ना तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ना ही मुझे फाइंड करनी है। तो इस हाइपोटेन्यूज का रिलेशन नहीं लेते, क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने लिखा परपेंडिकुलर ओडी अपॉन बेस बीडी। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ये लीजिए, अब जो वैल्यू पता है वो डाल दो। ओडी तो पता है r है, तो r और tan को नीचे लिया है, तो r अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू बीडी। आपको बीडी का वैल्यू आ गया, और मैंने क्या बोला था, जो बीडी है वही तो बीएफ है। तो पता चला बीडी और बीएफ दोनों सेम है आपका, ठीक है। लेकिन देखो, ये दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिकल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिकल है। तो जिस तरह से मैंने ये वाला ट्राइंगल लेकर बीडी और बीएफ का वैल्यू निकाल दिया, तो सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल लूं सीडीओ, तो एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, तो ऐसा कह सकता हूं कि सीडी और सीई। तो उसके लिए आप लिखोगे क्या, सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल सीडीओ को लेता तो रिलेशन आता जैसे बीडी और बीएफ, यहां रिलेशन क्या आएगा, सीडी और सीई। देखो मैं लिखा भी बराबर है, तो मैंने लिखा सिमिलरली आर अपॉन टेन थीटा ही आ जाएगा, किसका रिलेशन, सीडी और सीई का। एक चीज का ध्यान रखना, लेकिन दिक्कत है, देखो यहां एंगल थीटा था, लेकिन यहां एंगल तो 90 माइनस 2 थीटा है। तो याद रखिएगा ये सिमेट्रिकल नहीं है ट्राइंगल, इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा। तो देखो जरा, ट्राइंगल लेते हैं, अब ट्राइंगल लेते हैं ए ई ओ, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए ई और ओ, जरा ध्यान से देखो, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, जो एंगल हमने माना है उसके सामने परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस। तो बात तो फिर वही है, परपेंडिकुलर आर गिवन है, और एई मुझे जो ट्राइंगल की साइड जैसा लॉजिक है वो मुझे निकालना है। इस एओ को कोई जरूरत नहीं है, तो सेम रिलेशनशिप लगेगा, परपेंडिकुलर ओई अपॉन बेस एई। व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा। लेकिन वो थीटा क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस का 2 थीटा, एंड व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू cot थीटा। तो ये कितना आ गया, OE का वैल्यू हमारे पास है r, तो r अपॉन AE इज इक्वल टू cot 2 थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, तो r अपॉन cot 2 थीटा इज इक्वल टू AE, एंड व्हाट इज 1 अपॉन cot इज tan। तो AE का वैल्यू कितना आ गया, r tan 2 थीटा। लेकिन AE और AF बराबर है, देखो ये AE और AF बराबर है, तो कह सकते हैं कि AE और AF का वैल्यू भी आ गया। अब मेरे पास देखो वो सारी साइडें आ गई जो एक्चुअल में मुझे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में यूज करनी है। BD और BF बराबर, ये देखिए आ चुकी है। CD और CE बराबर, देखिए आ चुकी है। AF और AE बराबर, देखिए आ चुकी है। बस अब करना क्या है, पेरीमीटर निकालने के लिए ऐड करते हैं सबको। ये सब मैं हटाकर एक साइड लिखता हूँ और अपने मेन काम पर आता हूँ। अभी जो दोनों रिजल्ट आए थे उन्हें देखो मैंने सेपरेटली लिख दिया है। अब चलते हैं अपने पेरीमीटर पर। तो मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, और उसमें लिखेंगे क्या, AB प्लस BC प्लस CA। अब इन तीनों साइड को तोड़ो और पेरीमीटर को एक नया नाम दे देते हैं, मान लीजिए Z ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ डिनोट कर दो उसे कि मैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC को Z मान, तो Z इज इक्वल टू AB। अब AB को मैं लिखता हूँ AF प्लस FB, ऐसे BC को क्या लिख सकता हूँ, BD प्लस CD, और CO को क्या लिख सकता हूँ, AE और EC। सारे वैल्यूज तो हैं, ये बस पुट करनी है। तो Z इज इक्वल टू AF, चेक करो, AF R tan 2 थीटा, FB या BF एक ही बात है, ये है
आर अपॉन टेन थीटा प्लस बी डी, बी डी भी सेम है आर अपॉन टेन थीटा, फिर सी डी, सी डी भी सेम है आर अपॉन टेन थीटा प्लस ए ई का वैल्यू ध्यान डाल देते हैं अलग से आर टेन टू थीटा, और ई सी और सी सेम है आर अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब देखो छोटा सा रह जाएगा भी, तो z इज इक्वल टू, ये दो लिखे हुए हैं ना आपके पास एक जैसे, तो ये हो गया टू आर टेन टू थीटा, और एक दो तीन चार एक जैसे लिखे, तो फोर आर अपॉन टेन थीटा। बिल्कुल अपना एक्सप्रेशन बन गया है। बस अब इसे करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट। वो कैसे करेंगे, dz अपॉन डी थीटा, टू आर तो कांस्टेंट है भाई, इसको तो बाहर कर दो, इसका तो कोई काम नहीं है। और व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x मतलब 2 थीटा। लेकिन tan थीटा का डेरिवेटिव हुआ है, जबकि ये तो 2 थीटा लिखा है, तो 2 थीटा का फिर से करना पड़ेगा चेन रूल की वजह से, तो 2 कांस्टेंट तो बाहर हो गया और थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस 4r। अब 4r कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये जो 1/10 लिखा है, मैं इस 1/10 को यहाँ पर क्या लिख दूं, डायरेक्ट cot थीटा लिख दूं, और cot थीटा का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है क्या, जैसे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस का cosec स्क्वायर थीटा। cot थीटा का ही फॉर्मूला लगाया, cot थीटा ही बोल रहे हैं, तो आगे चेन रूल लगाने की जरूरत है नहीं। अब जरा सही से पहले रीअरेंज कर लेते हैं, तो dz अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 2 टू द 4 r sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस का 4r cosec स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे 0 के बराबर रख के। तो हमने लिखा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर, तो dz अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0, तो चलो 0 के बराबर रखते हैं, तो 4r sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस का 4r cosec स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा उधर ले जाओ, ये हो गया 4r sec स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 4r cosec स्क्वायर थीटा। 4r से 4r कैंसिल हो गया। अच्छा, इनके ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है, तो जरा होल स्क्वायर उठाओ, उसके लिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट करो दोनों तरफ, ये हो गया sec स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया sec 2 थीटा और यहाँ से आ गया cosec थीटा। अब ये जो sec 2 थीटा और cosec थीटा है, इसे साइन कॉस में बोलते हैं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 अपॉन cos 2 थीटा और ये आ गया 1 अपॉन sin 2 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो sin थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, cos 2 थीटा को मैं sin की टर्म्स में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मौजूद है, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ cos स्क्वायर खोल लेते हैं और डायरेक्टली cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, तो वही लगाते हैं, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, 9th क्लास की प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए, तब बात बनेगा अच्छे से। ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का sin थीटा माइनस का 1 और इज इक्वल टू 0। चलिए अब आगे करते हैं स्प्लिटिंग न्यूमरेटर, तो 2 sin स्क्वायर थीटा स्प्लिटिंग करें तो आएगा 2 sin थीटा माइनस का sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल स्प्लिटिंग ने मिनट हम ही किया है, कुछ खास नहीं। पहले दो में से कॉमन लो, तो 2 sin थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा sin थीटा प्लस 1। अगले दो में से कॉमन लो, माइनस 1 कॉमन आ रहा है, क्या आएगा sin थीटा प्लस 1। फिर देखो sin थीटा प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो sin थीटा प्लस 1 और बचा क्या 2 sin थीटा माइनस 1, तो 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में दोनों ही 0 के बराबर है, तो लिखने का तरीका आइदर
या तो पहला टर्म 0 के बराबर होगा, ये क्वाड्रेटिक का तरीका है लिखने का, या फिर दूसरा टर्म 0 के बराबर होगा। मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप बेसिक्स के साथ बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ लगता है कि मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ तो लिख सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आप क्वेश्चन को एकदम परफेक्ट तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना। तो यहाँ से देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1, और यहाँ से चेक करो कितना आ गई, 2 साइन थीटा बराबर 1, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा 1/2 है, तो पक्की बात है थीटा कितना हो गया, यहाँ से थीटा हो गया आपका 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं π/6। क्योंकि यहाँ साइन की वैल्यू -1 है, तो हमें नेगेटिव एंगल नहीं चाहिए, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम कर देंगे निगलेक्ट, बात खत्म हुआ। तो हमें थीटा मिल गया π/6। अब इस थीटा का यूज करना किसमें, भाई देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को लीस्ट प्रूफ करना है, जो डबल डेरिवेटिव से करेंगे, और उसकी वैल्यू 6√3r प्रूफ करनी है। तो देखो हमने पेरीमीटर को शुरू में z मान लिया था, इसकी वैल्यू मैंने अलग से लिख दी है, जिसमें हमने थीटा ढूंढ लिया है। बस इस थीटा को यहाँ पुट करते हैं, और जो पेरीमीटर है वो 6√3r 100% आ जाएगा। आपने क्या किया, z when थीटा इज इक्वल टू π/6 पुट कर दिया इसके अंदर। देखो 2r tan 2 into π/6 प्लस 4r cot π/6, ठीक है, ये कितना हो गया, 2r tan π/3 प्लस 4r cot π/6। व्हाट इज tan 60, tan 60 इज √3, तो ये हो गया 2r इंटू √3 प्लस 4r, ये हो गया cot 30। cot 30 tan 30 का उल्टा होता है, tan 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 का उल्टा √3। तो चेक करो कितना आ गया, 2√3r, ये देखिए 2√3r और 4√3r। तो व्हाट इज द पेरीमीटर, हमने प्रूफ कर दिया कि जो पेरीमीटर है वो 6√3r। क्योंकि कोई यूनिट तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पेरीमीटर निकालेंगे तो पीछे यूनिट्स वाली लगा देंगे। ये लीजिए हमने पेरीमीटर को 6√3r प्रूफ कर दिया। अभी एक काम बाकी है, पेरीमीटर को लीस्ट भी प्रूफ करना है। उसके लिए जो हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाला था उसका पहले डबल डेरिवेटिव करेंगे, और उस डबल डेरिवेटिव में ये थीटा बराबर π/6 को डालेंगे। क्योंकि लीस्ट प्रूफ करना है तो पूरा आंसर थीटा डालकर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आ गया तो गारंटी है कि वो लीस्ट प्रूफ हो गया। तो चलिए डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो d² z/d θ² इज इक्वल टू 4r तो कांस्टेंट है, इसे तो बाहर कर दो। अब sec² 2 थीटा का डेरिवेटिव करना है, तो कितना आएगा, तो 2 sec 2 थीटा, फिर sec 2 थीटा का sec 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का जो कि आएगा 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, और थीटा का डेरिवेटिव 1। अब आगे क्या होगा, माइनस का 4r, अब कोसेक² थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का आगे करेंगे तो माइनस का कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और ब्रैकेट बंद। जरा सही से एक बार रीअरेंज कर लेते हैं इसको। तो d² z/d θ² इज इक्वल टू, तो कितना आएगा देखो, 2 2 4 और 4 4 16r, ये हो गया sec² 2 थीटा, sec² 2 थीटा और tan 2 थीटा। इसी तरह से देखो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब यहाँ पर 4 2 8 r, अब 2 कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा, ठीक, ये हो गया। अब करना क्या है, हमें इस डबल डेरिवेटिव में इस π/6 को पुट करना है। वैसे एक चीज देख सकते हो, पूरा टर्म पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन तो इसमें है ही नहीं, और मैं पुट भी एक पॉजिटिव एंगल ही कर रहा हूँ, तो गारंटी है कि वैल्यू नेगेटिव तो मेरी आ ही नहीं सकती, लेकिन पुट करना जरूरी है। तो चलिए पुट करते हैं, d² z/d θ² एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो चलिए पुट करते हैं, तो 16r sec² 2 इंटू π/6 tan 2 इंटू π/6 प्लस 8r कोसेक² π/6 इंटू कॉट π/6। वैल्यूज निकालते हैं, ये कितना हुआ देखो,
16r ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा sec स्क्वायर पाई बाई 3। ऐसे यहाँ पर भी 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो tan पाई बाई 3। ये कैंसिल नहीं होगा, इसको एज इट इज कर लेते हैं और इनकी वैल्यूज एक साथ डालेंगे सब में, तो प्लस 8r कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 और cot पाई बाई 6। चलिए अब डालते हैं वैल्यूज, तो कितना आएगा देखो 16r। ये है sec 60 जिस पे स्क्वायर लग रहा है, तो sec 60 cos 60 का उल्टा होता है। cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा 2 पर स्क्वायर लग रहा है, तो 4 हो गया। ये हो गया आपका tan 60। tan 60 का वैल्यू डायरेक्ट √3 होता है, प्लस 8r कोसेक 30 स्क्वायर लग रहा है, वो तो हम स्क्वायर लगा देंगे, तो कोसेक 30 sin 30 का उल्टा होता है। sin 30 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा 2 स्क्वायर लग रहा है, तो 4 आ गया। और ये हो गया आपका cot 30। cot 30 tan 30 का उल्टा होता है, tan 30 1/√3 होता है, तो उसका उल्टा हो गया √3। अब ये कितना आ गया आपके पास देखो 16 4 जो 64 √3r प्लस 8 4 जो 32 √3r। अगला स्टेप देखो, तो d स्क्वायर z अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपके पास 60 प्लस 30 90 और ये हो गया 96 √3r। वैसे एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि डबल डेरिवेटिव किसी वैल्यू को निकालने के लिए नहीं सोल्व करते हैं, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि डबल डेरिवेटिव में जब हमने थीटा पुट किया तो आंसर पॉजिटिव आया या नेगेटिव। पूरा आंसर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 हो गया, और अगर डबल डेरिवेटिव में आपने जो थीटा पुट किया है उसको पुट करने पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, शोज दैट द पेरीमीटर जो आप निकाल रहे हो z इज मिनिमम। अब मिनिमम मत यूज करना, वही यूज करना वर्ड जो उसने यूज किया हुआ है, पेरीमीटर इज लीस्ट। ये लीजिए, ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, सारे स्टेप्स मैंने ढंग से चले, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी मैंने डायरेक्ट स्टेप नहीं चला। इस वीडियो को अगर आप ढंग से एक एक स्टेप देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर आपको किसी और वीडियो या किसी और सोल्यूशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आप और मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, मैक्सिमम मिनिमा की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके क्वेश्चन जाके चेक कर सकते हैं। और सारे चैप्टर्स के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस तैयार हैं, अब जाके उन्हें भी चेक कर लें। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।